हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार सपोर्ट मिल रहा है। तो अब आज जो है कि बढ़कर 38 आदमी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं आज हम लोगों का जनरल साइंस, जिसमें कि आरआरबी, एएलपी, जेईई, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 को टारगेट करते हुए हम लोग तीसरे वीडियो पे आ चुके हैं। वादे के मुताबिक 20 क्वेश्चन की बातें करने वाले, साथ में टॉपिक भी आपको चलेगा। तो चलिए मजेदार क्लास को शुरुआत करते बिना टाइम गवाए हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे है, शानदार। तो देखिए वीडियो पहला वाला दूसरा वाला दोनों वीडियो देखिएगा, क्योंकि तीसरा वीडियो जो है कि पहले दूसरे से कनेक्टेड वीडियो है। नंबर 1 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है 8, 2, 18 और 32। यानी कि इस क्वेश्चन पे हमने चर्चा किया था भैया कक्षा का। कक्षा बोले तो ऑर्बिट का चर्चा हमने किया था, और ऑर्बिट को बताया था कि कैपिटल के एल एम एन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एन का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर एन का वैल्यू 2 होता है, इसका एन का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 4 होता है। किसके लिए? यानी कि मैक्सिमम, याद रखिएगा फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कि किसी भी कक्षा में कितना रह सकता है, उसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने? 2n²। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि m के लिए, तो m के लिए n का वैल्यू कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, क्या होगा? 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 9 = 18। यानी कि इस प्रकार से आपका आंसर क्या होना चाहिए? 18, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन में। आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आपसे पूछे k में कितना रह सकता है, तो n के जगह 1 रखिएगा, यानी 2 गो, इसमें कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 गो, इसमें 18 हो गया, इसमें कितना हो जाएगा? 4 × 16 दूनी 32 गो। इस प्रकार से आप लोग अच्छे तरीके से जान लिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है, इसलिए छोटे छोटे जल्दी जल्दी बना रहे हैं। और दूसरे क्वेश्चन देखा जाए ध्यान से, लिखा हुआ है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? यानी जैसे माने कि हम लोग मीठा खाते हैं, हमको मीठा पता चलता है, नमकीन खाते हैं नमकीन, तो वैसे जो है अभिग्राहक को क्या कहते हैं जिससे हमको पता चलता है? एक में दिया हुआ सेंसरी रिसेप्टर, फिर दिया हुआ केमिकल रिसेप्टर्स यानी रासायनिक अभिग्राहक, ओल्फैक्टरी यानी कि घ्राण अभिग्राहक, और 4 में दिया हुआ है रसवेदी अभिग्राहक यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस संवेदी ग्राही, जिससे हम लोग क्या करते हैं? स्वाद का पता लगाते हैं। लेकिन एक दिया हुआ है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, इसके बारे में जान लीजिए। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स RECEPTORS ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घ्राण। ठीक है, तो घ्राण का मतलब क्या होता है? सूंघना, यानी कि स्मेल। अगर आपको कोई पूछे कि स्मेल का हमको किससे पता चलता है, तो कहिएगा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से हमें स्मेल का पता चलता है। अगर स्वाद का पता किससे चलता है, तो बताइएगा गस्टेटरी रिसेप्टर यानी रसवेदी अभिग्राहक से हमको पता चलता है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी कि कैपिटल G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई है? एक में दिया हुआ है हेनरी कैवेंडिश, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंटनी एल लेवेजियर, तीसरा में दिया हुआ है सर आइजैक न्यूटन, और चौथे में जॉन डाल्टन दिया है। तो याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन आपसे कहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर इस जी का वैल्यू पूछेगा, जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर पर kg। इस तरह से -2 लगा दीजिए। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपको ये जो जी का वैल्यू हमने ये लिखा है, यह किसके द्वारा दिया गया है? ये वाला वैल्यू तो याद रखिएगा, ये दिया गया है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ये कौन दिए हैं? हेनरी कैवेंडिश दिए हैं जी का वैल्यू। लेकिन आपको पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, पूछेगा कि आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो बोलिएगा न्यूटन साहब। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया, तो बोलिएगा न्यूटन साहब ने दिया है। किसने, कौन दिए हैं? न्यूटन साहब। तो क्वेश्चन में आप लोग गलत नहीं करिएगा।
बात अच्छे तरीके से समझ गए कि यानी जी का वैल्यू कौन दिया, हेनरी कैवेंडिश साहब दिए, जबकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वह न्यूटन साहब दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि F इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाला से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है, और इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो होता है कि फोर्स जो होता है मास का क्या होता है, मास का यहाँ मल्टीप्लिकेशन, देखिए कि यानी कि पहला मास गुने दूसरा मास, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, याद रखिएगा। ये वाला जो है कि हम आरआरबी जेईई का एग्जाम दिए थे, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में जो आप पढ़ते हैं उसमें जो होता है फोर्स जो है कि मास का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो मास का क्या होता है, दोनों का गुणनफल होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दूसरा जो रूल होता है वो फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि माने एक मास यहाँ है एक मास यहाँ, M1 यहाँ है M2 यहाँ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको अगर हम लोग डिस्टेंस r मानते हैं तो इसका क्या होता है, इसके दूरी के का जो है कि उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, और इसी दिनों को कंबाइन करने से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको हम करवाएंगे। चलिए आगे देखा जाए। अच्छा एक चीज और पूछे किसे, ये तो ईस्वी नहीं पूछता, लेकिन ध्यान रखिएगा 1713 से लेके 1810 के बीच में जो है कि यह जो है कि ग्रेविटेशनल जो है कि इसका वैल्यू को दिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन ऑप्शन देख रहे हैं आप, हमने दूसरा ऑप्शन पर जिक्र किया था एंटेनो एल लेवेजियर, इसके बारे में हमने सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं, एंटेनियो लेवेजियर को कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन जो है कि क्या बुद्धि है, और गति का विषयक नियम याद रखिएगा। अगर कोई भी पूछे कि गति का नियम कौन दिए है तो भी बताइएगा, गति का नियम जो है न्यूटन साहब दिए, और गति का क्या वो नियम है, गति का तीन वो नियम है, पहला नियम दूसरा तीसरा नियम। पहला नियम को क्या पहला नियम से क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलती है, दूसरा नियम से क्या मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है, और तीसरा नियम को क्या कहते हैं, प्रत्येक यानी कि क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि न्यूटन का तृतीयागत नियम जो है कि दो फोर्स पर अप्लाई होता है, ये चीज अच्छे से हम आपको बता रखे हैं। तो इस प्रकार से तीसरा हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। जाए तो अच्छे से देखिएगा, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो सिंपल सी बात में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एसिड, अम्ल बोले तो एसिड, ठीक है, यानी कि आप अम्ल के बारे में पढ़े क्या, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद तो खट्टा होवे करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हम याद रखें ABR, यानी कि एसिड जो है क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर कोई इसको ट्रिक याद रखिएगा कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद देखिए कि अगर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, अम्ल जो है, अम्ल किसी बेस के साथ में अगर वह रिएक्शन करेगा तो वह क्या बनाएगा, हमारा लवण यानी कि नमक बनाएगा, और जल यानी कि वाटर बनाएगा। यानी कि इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये भी सही है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी सही है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी यानी अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये गलत दिया हुआ है। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें एक चीज देखिए, पीएच वैल्यू वाला बात करते हैं, पीएच वैल्यू आप लोग बताइए कि अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7 होता है। अगर माने पीएच वैल्यू 7 के बराबर है तो वह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 7 है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा। इस तीनों को ध्यान रखिएगा, लेकिन इस तीनों को ध्यान रखने से अब काम नहीं चलने वाला है। इससे क्वेश्चन हम लोगों को दनादन बहुत सारा पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए कि एक जो है कि क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा जठर रस का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो बताइएगा 1.2 होता है। नींबू का रस का पीएच मान अगर आपसे पूछेगा, लेमन जूस का पीएच मान पूछेगा तो बताइएगा 2.2 होता है। अगर आपसे पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है
शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल जो है बोले तो क्या हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा। आपसे पूछा अगर रक्त का pH मान क्या होता है बताइएगा 7.4 होता है। और रक्त जो होता है क्या होता है क्षारीय होता है, चूंकि यह हमारा बेस है जो है 7 से ऊपर हो गया तो क्या हो जाएगा उसका टेस्ट क्षारीय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है दंत क्षय वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दंत क्षय वाला, यानी कि आपका जो है कि दंत का क्षय होने लगता है कब, जब पीएच वैल्यू आपके मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा, पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि आपका दांत खराब होना शुरू हो जाएगा, दांत में सड़न शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका एसिड रेन वाला। एसिड रेन बोले तो अम्लीय वर्षा, एसिड रेन बोले तो अम्लीय वर्षा। अब देखिए कि अम्लीय वर्षा किस कंडीशन में होता है, जब पीएच वैल्यू पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए, यानी कि वैसा वर्षा जिसका पीएच अगर वैल्यू मापा जाए उसका 5.6 से कम निकल गया तो वैसे वर्षा को क्या बोलेंगे हम लोग एसिड रेन कहेंगे। तो यहाँ से देखें कि कितना सारा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज याद रख लीजिएगा, क्षार जो होता है वह स्वाद में क्या होता है भैया, क्षार जो है कि स्वाद में कड़वा होता है, बस इतना बात याद रखिएगा। अगर कोई बोल दे कि इस क्या करता है बेस जो है क्या करेगा रेड लिटमस को क्या कर देगा ब्लू कर देगा, BRB, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसी से हम जाके एग्जाम में क्वेश्चन बना लेते हैं। आगे देखा जाए, अब 5वें नंबर सवाल की तरफ मूव करते हैं। 5वां सवाल कह रहा है डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संक्षारित की जाती है। एक ऑप्शन ए में दिया हुआ चिकनाई जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रीजिंग कहते हैं, बी में दिया हुआ मिश्र धातुकरण एलोइंग, सी में दिया हुआ है गैल्वनाइजेशन और 4 में दिया हुआ है एनोडाइजिंग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि लोहे को जस्ते की कोटिंग, मानी कि लोहा ये है इसके ऊपर मानी कि हम लोग पेंट क्यों कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे पेंट क्यों कर दिए कि लोहे को बचाना है, हमको संक्षारण खराब होने से बचाना है। तो याद रखिएगा कि लोहे के ऊपर में जस्ता का जो कोटिंग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं गैल्वनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर जो है ये मानिए लोहा है, लोहा के ऊपर जो है कि किस चीज का कोटिंग हो जाएगा, जस्ता का कोटिंग हो जाएगा, जस्ता का कोटिंग हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जस्तीकरण भी कहते हैं, या इसे हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जस्तीकरण, ध्यान रखिएगा। ये सारा चीज क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक चीज आपको ये पूछा जाएगा कि लोहे, जिस तरह लोहा पर है, अब आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं लकड़ी को अगर बचाना है तो लकड़ी के ऊपर में हम किस चीज का कोटिंग करते हैं, आप लोग जरा सा बताइएगा। ये वाला छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, यानी कि अगर मैंने हथौड़ा नीचे में रख लो उसको हम उठा के ऐसे रखे हुए हैं हाथ में तो कौन सा एनर्जी है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है उसकी पोजीशन में चेंजिंग हुआ है, पोजीशन में चेंजिंग होता है तो उसको कौन सा एनर्जी कहते हैं, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जो कि हम आपको पढ़ा रखे हैं बिल्कुल अच्छे से। उसको हम लोग क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि उसकी स्थिति में चेंज हुआ है, बस। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन दिया हुआ गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा और 4 में दिया हुआ गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आपको हम एग्जाम्पल में लिखा के साफ साफ रखे हुए हैं कि ऊपर उठाया गया हथौड़ा के पास जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखिए आगे ऑप्शन दिया हुआ है गतिज ऊर्जा, इसके बारे में तो हमेशा आपको चर्चा करते आए हैं। एक हम लोग क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 12 mv² होता है। अगर आपसे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या बताइएगा mgh होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन उससे भी न्यूमेरिकल रहता है, और इसलिए इस दोनों पे चर्चा की है क्योंकि अभी जो है ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार आएगा, आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। क्या है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को क्या कहते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिए कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी से हम लोग दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम लोग ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन रहता है और आपसे पूछे जाएगा जैसे सर एग्जांपल बताइए आप, जैसे कि मानिए यहाँ पर क्या कहिए कि एनर्जी, जैसे कि अगर हम आपको कहते हैं विद्युत मोटर,
विद्युत मोटर का क्या काम है? कहिएगा कि सर विद्युत मोटर हम लोगों के घर में लगा हुआ है, वह क्या करता है, मोटर चलाते हैं तो हम लोगों को पानी जरूरत होता है या कोई काम जरूरत होता है, तो जो ही चलाते हैं मोटर तो क्या होता है, मोटर में आप क्या देते हैं, बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिक, यानी कि सर हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं और उससे हम लोग काम क्या ले लेते हैं, यानी कि वो हमारा जो है कि हम में हाथ बटा देता है यांत्रिक ऊर्जा में, और पानी भरना तो पानी भर देता है। ठीक है, ये सब हो गया। अगर मानिए यही चीज अगर जनरेटर, शादी ब्याह में देखते हैं जनरेटर लगा हुआ, तो जनरेटर का काम क्या होता है सर, वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा, उसको हम लोग खुद अपना एनर्जी देके स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट किए, उसके बाद वह क्या देने लगता है, डायनेमो से विद्युत देने लगता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता हुआ है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, डायनेमो। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। ये आपका हो गया मोटर। तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल अच्छे से समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल के ऊपर में। 7वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेती है तो वेग भी निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसका वेलोसिटी जो होता है वह किस फॉर्मूला के द्वारा दिखाया जाता है, 2πr/t के फॉर्मूला से दिखाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिएगा दिया हुआ है v = 2πrt, तो उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, 7वां नंबर हो गया। अब चलिए 8वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल आपको कह रहा है, ये जो है कि आपको पीरियोडिक टेबल से है। कह रहा है कि जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। सेल की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, सेलों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणविक आकार कम हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, इसका जो है कि सेल की संख्या यानी कि कोषों की संख्या जो है वह भी बढ़ जाएगा और परमाणु का साइज जो है वह भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। 9 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 9 नंबर में कह रहा है, अच्छे से सुनिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे डैश कहते हैं। 1 नंबर में कह रहा है डिंब वाहिनी, ओविडक्ट जिसे कहते हैं। दूसरा है मूत्र वाहिनी, यूरेटर। तीसरा है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। और चौथा है शुक्र वाहिका, वेस डिफरेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है कि हम लोग पढ़े हुए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि हम लोगों के जरिए जो है एक ही रास्ते से क्या होता है कि यूरिन और जो है कि स्पर्म्स दोनों जो है कि फॉलो यानी कि बाहर होता है, कॉमन पासेज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। याद रखिएगा, मूत्रमार्ग कहते हैं। बगल में फोटो भी आपको हम लगा देते हैं। ठीक है, बाकी जो है कि 36 यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका जो है कि हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अभी तुरंत पीछे बताए थे आप लोगों को कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश से कम हो जाता है। टूथ डिसे स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन, यानी हम लोगों के दांत में सड़न कब शुरू हो जाएगा, जब मुंह का पीएच मान किससे कम हो जाता है। तो ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 5.7, 5.5, 5.6, 5.4। देखिए कितना नियर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि एक्चुअली में क्या होता है, लेस देन 5.5, यानी कि पीएच का वैल्यू 5.5 से कम हो जाना चाहिए, तब जो है कि हमारा क्या होता है, दांत में सड़न शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर हो गया। 11 नंबर पे मूव करते हैं। 10 नंबर नहीं, 9 नंबर हुआ होगा। 1 मिनट, नंबरिंग गलत कर दिए क्या, लग रहा है। अच्छा, नंबरिंग गलत हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 11 है, ठीक है। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यह जो है कि हमने बहुत दिनों के बाद इस पे ध्यान दिया है। अच्छे से जब कहते हैं ना बुक को पढ़िएगा, हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए। 9th का ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, कम से कम 9th और 10th का जो है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन घोड़ के पी जाइए। देखिए कितना क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है,
एम्फोटेरिक का हिंदी होता है भैया उभयधर्मी। अब देखिए उभय, बहुत लोगों को हम बता रहे हैं कि अब जो है ना थोड़ा सा दोनों मीडियम पर ध्यान दीजिए। इसे हम लोग एम्फो AMPHOTERIC एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी, यानी कि उभयधर्मी नेचर का कौन सा है। ऑप्शन देखिए, एक में दिया हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा में दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड, तीसरा में दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड दिए हैं एक आपको जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का है आपको एम्फोटेरिक है। उसके बाद एक और क्या अभी बताए थे आपको हम, जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों जो है आपका एम्फोटेरिक नेचर का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिंक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसी को ध्यान रखिएगा, दोनों एकदम एनसीईआरटी से छप जाता है अच्छे से। देखिए अभी तुरंत फिर आ गया यहाँ से एक कि किस धातु को हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो आपको पता है पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। और आप लोग बताइए कौन से धातु को चाकू से सरलता से काटते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे 11 यानी कि 12वें नंबर से। आपको क्या कह रहा है, बिल्कुल अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। और कह रहा है जब एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, यानी कि विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट I बोला प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है, विभवांतर V है। और कहता है कि समय T में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, टाइम भी दिया हुआ है। अब एक चीज देखिए, और रसिस्टर का चर्चा किया, प्रतिरोध। अब देखिए VIR, ये तीनों वर्ड आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमको जो है हम जानते हैं ओम्स लॉ की चर्चा हो जाएगा। बोला कि ऊर्जा मतलब H का प्रयोग हो जाएगा, हीट, ठीक है। तो ये सब क्लास 10th का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा। ऑप्शन में दिया हुआ VIT²। अब चलिए ऑप्शन यहाँ पे हम लिख ही देते हैं आपको, VIT², बी में दिया हुआ VI, सी में दिया हुआ है VIT और डी में दिया हुआ है आपका VI/T, ठीक है। तो देखिए इसके कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग में हमको चलना पड़ता है। और हीट इक्वल टू आप लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं सर, हीट इक्वल टू होता है H = I² RT, ये वाला पढ़े हैं ना शायद, H = I² RT ही होता है। H = I² RT, सॉरी बोले कुछ लिखते हैं कुछ, I² RT पढ़े हैं सर। ऐसा देखिए ऑप्शन तो कहीं पे नहीं है, I² RT है क्या, नहीं है, इसमें T² है सर, नहीं मैच किया। अब एक चीज हम लोग पढ़े हैं सर, V = क्या होता है, IR होता है, ये 3 रिलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ से ये दोनों रिलेशन हो गया, हमको H का वैल्यू निकालना है। तो किससे यह जो है कि पूरा अच्छे तरीके से बैठेगा। H = I² RT, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। यह किससे फॉर्मूला आया है, जूल के तापन नियम से H = क्या होता है, I² RT आया है। V = IR किस लॉ से आया है, ओम्स लॉ के जरिए आया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से जान लिए हैं। और देखिए एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, P = एक फॉर्मूला, P = पावर = क्या होता है, VI होता है क्या, पावर = क्या होता है, VI, ये भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं। और एक चीज पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट में I = क्या होता है, Q = IT पढ़े हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते याद किए हैं Q = IT, लेकिन अगर करंट का चर्चा किया हुआ है तो I = निकालेगा तो क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ से फॉर्मूला। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से इसको जो है कि हमको मैच करना है। तो कैसे ऑप्शन मैच करेगा सर जी, सिंपली H = हमको निकालना है। देखिए I² RT, तो I² RT तो हमारा ऑप्शन में नहीं था, तो आगे हम लोग क्या देखिए I² RT है, तो H = हम जानते हैं इसको I/R/T लिख सकते हैं। देखिए RI = हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि V पुट कर सकते हैं कि IVT, यानी कि इसी को देखिए VIT सजा के लिख दिया क्या, हीट बराबर देखिए तो इसी को अरेंज करके लिख दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हम लोगों को दिमाग लगाने का नहीं था। और यह जो है कि किस चैप्टर से रिलेटेड है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से यह क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। तो कितना हो गया हम लोगों का, 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिरर से संबंधित है। आप लोगों को मिरर के बारे में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। मिरर बोले तो आप लोगों को बिना क्वेश्चन सोचे समझे क्या दिमाग में आना चाहिए, रिफ्लेक्शन आना चाहिए। जो है रिफ्लेक्शन आया तो दर्पण हम लोग मैक्सिमम याद रखते हैं कौन कौन, समतल दर्पण प्लेन मिरर, उसके बाद हो गया कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, उसके बाद याद रखते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। 3 दर्पण के बारे में अच्छे से जानकारी हम लोगों को रखना है बस। एक क्या हो गया प्लेन लिख ही देते हैं, एक हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में बोल रहे थे। प्लेन मिरर में हम लोग क्या बताए थे, इमेज जो है कि बराबर बनता है और जो है कि इसमें कौन सा परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, बायां दायां दिखता है, दायां क्या होता है बायां दिखता है। कॉनकेव में हमेशा क्या होता है भैया, बड़ा इमेज बनता है, चूंकि शेविंग दर्पण हो गया, सर्च लाइट हो गया, वाहनों के अग्रदीप हो गया, उस सब में यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होता है, इमेज जो है कि भैया छोटा बनता है और इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं, पश्च दर्पण के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो है कि क्षेत्र रक्षक जो होता है बहुत बड़ा होता है, जिसमें कि बड़े बनी की बहुत सारी वस्तु को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि का स्थिति का पता लगाएं। अब एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे, क्या याद रखिएगा कि यहाँ से जो है कि अवतल दर्पण, तो हम बताए थे कि अवतल दर्पण में क्या होता है, पीछे जो है कि आपका इमेज बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और बाकी जो है कि यानी कि ध्यान रखिएगा अब आप लोग, कॉनकेव मिरर यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है देखिएगा, अवतल दर्पण को हम लोग जो है कि नतोदार दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, नतोदार दर्पण कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और जो है कि यहाँ से इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। याद रखिएगा, अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और एक चीज आप लोगों को हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मिरर फार्मूला कहते हैं। अगर आपको लेंस फार्मूला कोई भी पूछे, लेंस फार्मूला के लिए क्या बताए हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बताए हैं आप लोगों को। यानी कि देखिए कुछ कुछ जो है कि यहाँ तक तो पढ़ा रखे थे, लेकिन देखिए लेंस फार्मूला आपको यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला और याद रखिएगा, m यानी कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होगा, v/u। लेकिन आप देखते हो -v/u लिखा हुआ भी मिलता है। क्यों मिलता है, ये निगेटिव कहाँ से है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग याद रखिए m इक्वल टू क्या होता है, v/u यानी कि हाइट ऑफ इमेज। अगर लेते हैं इसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज अपन लिखिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ये नेगेटिव कहाँ से आता है, इस चीज के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिजिक्स से सवाल है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री C है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। अब देखिए हम झूठ बोलेंगे क्या, कल के वीडियो में हमें एनसीईआरटी का छोटा वाला लाइन भी चिपकाए थे नीचे। हम आपको क्या बताए थे कि केल्विन में अगर किसी भी चीज़ को बदलना हो तो डिग्री वाले में कितना जोड़ लेते हैं, 273 को ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कितना 78 दिया हुआ था, इसको जोड़ लीजिएगा, 8 3 11 7 7 14 1 15 351 के आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान, इसलिए बोलते हैं कि सारे क्लास को पढ़िए, 1 2 3, आज तो तीसरा क्लास है। क्या 45 मिनट आप अपने लाइफ का नहीं दे सकते हैं, जहाँ पे आपको वेतन बहुत ज़्यादा मिलेगा, परमानेंटली वेतन मिलेगा, नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यानी कि 45 मिनट दीजिए, फिर 47 मिनट दीजिए। आज का जो वीडियो है इसको देख लीजिए, एकदम आपको हम बताए हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको 45 वीडियो हम आपको अभी भी कंटिन्यू पढ़ाएंगे। 45 वीडियो के अंदर में आपका 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब प्लस साथ में जो है कि इन्वायरमेंट भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न के साथ, लेटेस्ट TCS पैटर्न के साथ में आपका सॉल्व हो जाएगा, जिससे कि आपको बोले ना दोबारा जो है कि देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप DRDO के लिए पढ़ रहे होंगे, ALP के लिए पढ़ रहे होंगे, या JEE के लिए पढ़ रहे होंगे, या ग्रुप D के लिए पढ़ रहे होंगे, कोई भी 1 डे कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे जहाँ पर साइंस पूछा जाता है, एकदम आपको जो है कि दिमाग में छपल रहेगा,
कभी जो है कि गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 14 कंप्लीट होता है हम लोगों का। 15 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 15 नंबर कह रहा है व्हाट इज ए टिश्यू, उत्तक क्या होता है। बायोलॉजी का जब अच्छे से पढ़िएगा वहाँ देखिए लाइन में लिखा हुआ है, सेम टू सेम लाइन है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु देखने और कार्य करने में भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। तीसरा है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। वो कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। यानी कि ध्यान रखिएगा, कोशिकाएं जो है भैया यह क्या होता है, समान होता है। सभी चीज में क्या होता है, बिल्कुल एक समान होता है। कहीं पर भी भिन्न का चर्चा नहीं है। टिश्यू के लिए कहीं भी भिन्न का चर्चा नहीं, यानी कि दिखने में भी एक जैसा रहेगा, कार्य करने में भी एक जैसा रहेगा, सब चीज में एक जैसा रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। बस ध्यान रखिएगा। आगे जो है हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका बायोलॉजी से ही रिलेटेड है। बायोलॉजी वाले में देखते होंगे कि हम कम थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन जब टॉपिक वाइज चल देंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानिए जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल हैं। 1 नंबर में दिया हुआ मुकुलन जिसे हम लोग वुडिंग कहते हैं। उसके 2 में दिया हुआ वानस्पतिक प्रजनन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 30 में है विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। और 4 में है अणुओं का विभाजन यानी कि फिजन। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर क्या बोला, जड़, तना, पत्ती यानी कि पौधा, पेड़ पौधा है तो क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा, वानस्पतिक प्रजनन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 16 हम लोगों का कंप्लीट है। अब देखिए कि 17वां क्वेश्चन, अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुने होंगे 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, तो आसान से बना सकते। देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपनी प्रतिबिंब शीशे में देखता है। कहता है कि पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना का कारण है। जो ही बच्चा क्वेश्चन ही पढ़ा तो उसको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, कहेगा कि सर अभी तुरंत सर बताए थे कि प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था वह किसके वजह से होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। दाहिना देखते हैं तो बायां दिखता है, बायां देखते हैं तो दायां दिखता है, तो तुरंत वह आंसर मार दिया होगा कि लेटरल इन्वर्जन। लेकिन आप लोग ऑप्शन भी सुन लीजिए, सही है या गलत है। ऑप्शन देखिए, एक में दिया हुआ है विभक्त प्रतिबिंब, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, होगा नहीं। कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, पढ़ाए नहीं है सर, नहीं है। पार्श्व व्युत्क्रम, लेटरल इन्वर्जन, बिल्कुल सर सही है। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, यानी कि दर्पण में अपवर्तन तो होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको हम बताए भी हैं कि प्लेन मिरर में जो है हमेशा कैसा इमेज बनता है, सदैव आभासी इमेज बनता है, यानी वर्चुअल इमेज बनता है। और जो भी वर्चुअल इमेज होगा वह इरेक्ट यानी कि सीधा होगा, और उसके बाद जो है कि वह क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। और एम्बुलेंस वाला बात आप देखते हैं कि एम्बुलेंस देखिएगा उल्टा लिखा हुआ रहता है, जो है कि हमको समतल दर्पण जब देखते हैं तो वो हमारा सीधा दिखाई देता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, लेटरल इन्वर्जन के कारण ऐसा होता है। और पर्दे पर जो हम लोग प्राप्त करते हैं, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला प्रतिबिंब, पर्दे पर हम लोग किस प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक इमेज जो होता है वह हमेशा हो जाता है इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड बोले तो उल्टा होता है हमेशा, याद रखिएगा। और काल्पनिक जो इमेज होगा, काल्पनिक बोले तो आभासी इमेज होता है, इसी को हम लोग काल्पनिक यानी कि आभासी इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं वर्चुअल, इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इमेजिनरी, यानी कि कल्पना कर रहे हैं। और ये हमेशा क्या हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब देता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नया चीज आपको पढ़ा दिए हैं। आगे हम लोग बढ़े 18 नंबर क्वेश्चन जो है, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन सुनिएगा, हाफ E के, बी में है 4E के,
तीसरा ऑप्शन है EK में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौथा है 2EK। तो स्वाभाविक देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहाँ से जो है कि पहले हम लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसको EK भी लिख सकते हैं या KE भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा आपको जो है कि EK के द्वारा सूचित किया गया, ठीक है, किससे, EK के द्वारा सूचित किया गया है। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेते क्या होता है, हाफ mv² होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला भैया पहले v था, लेकिन v को बढ़ाकर हम लोग 2 भी कर दिए। अब ये बताइए अगर अब आप काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, मास तो वही रह जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से हाफ m क्या हो जाएगा v² इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए हाफ mv² की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, EK कर सकते हैं, यानी कि इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं 4EK, यानी कि पहले से क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ 4 गुना हो जाएगा, तो उसको टिक कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार आसान क्वेश्चन रहता है, डिफिकल्ट रहता नहीं है। और 19 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का ये लास्ट सवाल है, 19वां नंबर क्वेश्चन। ये 19 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग। 19 नंबर सवाल है, कह रहा है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना होता है, यानी कि कंडक्टर का प्रतिरोध यानी कि R का वैल्यू को 2R कर दिया जाए, यानी दोगुना कर दिया गया, तो विद्युत धारा आधी हो जाती, यानी कि करंट का मान जो है कि अब बदल के आधा हो गया, यानी I/2 हो गया। यह किस कारण से होता है? तो एक ऑप्शन दिया हुआ है I = ऑप्शन ए में दिया I मानिए V-R दिया हुआ है, बी में दिया हुआ I = V/R दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है I = R/VN और डी में जो दिया हुआ है I = VR दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ VIR का चर्चा है, तो जान रहे हम लोग ओम्स का है, तो यहाँ से देखिए हम लोग पुट करते हैं, तो V = क्या फॉर्मूला होता है IR होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहाँ से I जो है I का वैल्यू आधा हो गया, यहाँ पर 2R हो गया, तो इसको काट दिए तो V = क्या हो गया IR आ गया। देखिए V = IR ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो यहाँ से देखिए I = अगर निकालते हैं तो क्या होता है V/R है क्या, बिल्कुल सर एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि I = V/R दिखता है, तो इसके वजह से ऐसा होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का यानी कि आज का सेशन जो है समाप्त होता है। यहाँ पर आप लोगों को ये तीसरा सेशन है, अगर 2 सेशन नहीं देखे तो उस दोनों को भी देख लीजिए। आने वाले 45 वीडियो में आप जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हीरो बन जाएंगे, और जो है कि हीरो तो नहीं बनेगा लेकिन जो है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लीजिएगा, यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ में है। बाकी अगर आप लोग DRDO सेप्टेम्बर 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर इंग्लिश का भी वीडियो चाह रहे हैं तो इंग्लिश का वीडियो आपके मेन चैनल डायमंड मैथटेक पे आ रहा है, तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी इंग्लिश की क्लास चालू हो चुकी है। उस वीडियो को यानी कि शेयर यानी कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी डायमंड मैथटेक नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर PDF वगैरह सारा चीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। बस दिल थाम के रहिए, 45 वीडियोज को कंटिन्यू देखिए, आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, एकदम विश्वास बन जाएगा आपका कि एग्जाम निकल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।